अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेटाबेस मैनेजमेंट के लेक्चर में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तो जो नए लोग हैं उन लोगों को मैं अपने इस सीरीज़ में वेलकम कहता हूं, खुशामदीद कहता हूं और इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को एक यानी इंट्रोडक्शन दिया था। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो मैंने आपको एक पूरा कैटलॉग यानी एक पूरी लिस्ट बताई थी। तो मैंने काफ़ी सारे मॉड्यूल बनाए थे। तो उसमें सबसे पहले हमारा इंट्रो टू डेटाबेसेस था जो कि हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने डेटा और इन्फॉर्मेशन पर बात कर चुके हैं और लास्ट वीडियो में हमने मेटा डेटा पर भी बात की थी। तो आज की वीडियो में हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की और उसके बाद हम डेटाबेस सिस्टम की बात करेंगे और थोड़ा सा उसको पर थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ मूव कर जाएंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट लास्ट वीडियो में मैंने मेटा डेटा की बात की थी। तो मेटा डेटा क्या होता है? तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट में बताया था कि डाटा के बारे में। डाटा मतलब जो हमारा डाटा डेटाबेस में स्टोर होने वाला है या जो हम डाटा यूज़ करने वाले हैं, तो उसके बारे में डाटा। तो ये डाटा क्या होगा? ये डाटा होंगे वो सेट ऑफ रूल्स या वो करेक्टरिस्टिक, वो प्रॉपर्टीज़, वो कंस्ट्रेंट जो हम उस रूल उस डाटा के बारे में सेट करेंगे। भाई इस डेटाबेस में इस तरह का ही डाटा आ सकता है, दूसरी किस्म का डाटा नहीं आ सकता। यानी मेटा डाटा की मदद से हम डेटाबेस या डाटा जो सिस्टम है उसको हम बाउंड करते हैं कि भाई इस तरह का डाटा करना है, उसके अलावा आपने कोई डाटा नहीं डालना। ठीक है, तो ये रूल्स होते हैं जो कि डेटाबेस को गवर्न करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। तो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम क्या है? तो दोस्तों, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम वो फाइल सिस्टम है जो कि अमूमन हमारे ऑफिस में आज तक चल रहा है। ठीक है, तो इस फाइल सिस्टम में इस तरह होता है कि तमाम फाइलें एक ही कंप्यूटर में पड़ी होती है। ठीक है, हर डिपार्टमेंट की फाइलें अपने अपने कंप्यूटरों में पड़ी होती हैं। तो ये पहली अप्रोच थी कि कंप्यूटर जो अपना हम मैनुअल डेटा है उसको हम कंप्यूटर सिस्टम पर लेकर आए। जो हम चीज़ें मैनुअली करते थे हम उन्हें कंप्यूटर पर लेकर आए थे। तो ये पहली अप्रोच थी। ठीक है, तो काफ़ी सारे माजी में डेवलप्ड कंट्रीज़ भी इसको यूज़ करते हैं ले रहे हैं। तो अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ भी इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें ऐसे होता है कि हमारा डेटा या तो हमारी हार्ड ड्राइव, CD रोम्स यानी CD रोम की सीडीज़ में, कम्पैक्ट डिस्क में या फ्लैश ड्राइव में सेव पड़ा होता है। ठीक है, यानी हमारा डाटा किसी सेंट्रल रिपोजिटरी या सर्वर वगैरह पर सेव नहीं पड़ा होता, बल्कि वो अलग अलग पीसीज वगैरह या हार्ड डिस्कों पर पड़ा होता है। तो ये जो डाटा था यानी जिस सिस्टम के थ्रू मैनेज किया जा रहा था उसका हम अमूमन नाम देते थे ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम या फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। और इसमें इस तरह होता है कि हर एक अदारा है, अगर उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट है तो हर डिपार्टमेंट ने अपना डाटा स्टोर किया होता है। ठीक है, और इसमें हर अदारे के हिसाब से फाइलें तो सेव की जाती हैं। ठीक है, हर अदारे की अपनी फाइल हिसाब से फाइलें होती हैं। ये नहीं होता कि वो यूनिवर्सल हो, बल्कि हर अदारे के हिसाब से वो उसमें डाटा पड़ा होता है। ठीक है, और जो एप्लीकेशन सिस्टम भी होते हैं वो भी तकरीबन जो एप्लीकेशन का अगर कोई बनी हो तो वो भी इसी हिसाब से बनी होती हैं। तो जो डाटा एक डिपार्टमेंट में है वो दूसरे डिपार्टमेंट के किसी काम का नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट में दिखाता हूँ कि एक इदारा है जो अपने एम्प्लॉइज़ को ना सिर्फ तनख्वाह देता है बल्कि लोन भी देता है। ठीक है, जैसे बैंक हो गए। तो उसके 3 डिपार्टमेंट है, एक है HR डिपार्टमेंट। ठीक है, एक है अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एक है लोन डिपार्टमेंट है। तो HR डिपार्टमेंट क्या करता है? HR डिपार्टमेंट इस तरह करता है कि एम्प्लॉइज़ का डेटा रखता है जो उसके पास काम कर रहे हैं। और अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करता है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट इस तरह करता है कि एम्प्लॉइज़ को पे देता है। लोन डिपार्टमेंट करता है, लोन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज़ को लोन देता है। लेकिन अब इस तरह वो लोन किसी की अपनी है तो अकाउंट्स ब्रांच जैसी वो लोन देता है तो अकाउंट्स ब्रांच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोन रिकवर करता है, पे में से करता है या मैनुअली करके तो वो कोई रिसिप्ट वगैरह देता है जो कि लोन डिपार्टमेंट में जमा कराई जाती है, एक्नॉलेज किया जाता है। या तो अकाउंट्स ब्रांच अगर ऑटोमेटिक हो पे में से डिडक्ट हो रहा तो अकाउंट ब्रांच कर देती है, अगर मैनुअली हो तो एम्प्लॉय खुद जाके लोन डिपार्टमेंट को बताता है भाई यहाँ मैंने ये इंस्टॉलमेंट जमा करा लिया तो ये आपकी रिसिप्ट है, आप इसमें से माइनस कर लें। ठीक है, और इसके बाद इसी तरीके से एक एम्प्लॉई है वो कोई लोन ले लेता है तो ना सिर्फ उसकी एंट्री अकाउंट्स ब्रांच में डिपार्टमेंट में होगी बल्कि पर्सनल डिपार्टमेंट में। लेकिन उसका डेटा हर एक में मुख्तलिफ होगा। पर्सनल डिपार्टमेंट में उसका रिकॉर्ड होगा भाई वो कहाँ रहता है, मेलिंग एड्रेस वगैरह। और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में उसकी तनख्वाह होगी, उसका जो लोन है रिमेनिंग वो होगा। और लोन डिपार्टमेंट में होगा भाई उसने लोन लिया, उसने क्या डॉक्यूमेंट दिए, उसने क्या गारंटी दिया या उसके कितना लोन रह गया, ये होगा। यानी सबका डेटा डिफरेंट होगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के डिसएडवांटेजेस की। तो आप लोग कहेंगे यार इसके एडवांटेजेस की बात नहीं की। तो यार
एक दौर था जब वो ये सिस्टम चला करता था, तो इसके हम एडवांटेजेस भी काउंट करते थे, लेकिन अब ये सिस्टम ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हमें ये इसमें खामियां ही खामियां नज़र आती हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा कोई दोस्त नहीं बनता तो हम उसके पीछे पड़े रहते हैं, भाई मेरे दोस्त बन जाओ, लेकिन जब वो हमारा दोस्त बन जाता है तो हमें उसमें खामियां ही खामियां नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 कंसेप्ट की बात कर लेता हूँ: डेटा रिडंडेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी और हाई स्टोरेज कास्ट, ठीक है। तो इन तीनों को मैं यानी एक ही एग्जांपल में कवर करता हूँ। तो अमूमन मैंने आप जैसे मैं बताया था कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हर डिपार्टमेंट का डेटा मुख्तलिफ यानी फाइलों में पड़ा होता है। जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी थी HR डिपार्टमेंट की, अकाउंट्स की और लोन की, हर एक में एक एम्प्लॉय का अलग अलग डेटा पड़ा होता है, ठीक है। तो जो HR डिपार्टमेंट है वो उसका एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर, पर्सनल नंबर, उसका नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर और अदर डिटेल रखता है, ठीक है। जबकि अकाउंट्स उसके पे वगैरह का हिसाब रखती है, उसके GPF यानी, और जो उसके बाकी बेनिफिट हैं, बेनेवलेंट फंड या कुछ और भी हैं, उनका हिसाब रखती है। और जो होता है उसका इंक्रीमेंट वगैरह वो भी करते हैं। और लोन डिपार्टमेंट उसका लोन का रखता है, उसने लोन के लिए क्या डॉक्यूमेंट दिए और उसने क्या गारंटी वगैरह दी है, और क्या कौन कौन से उसने जामिन या लोग दिए हैं जिन्होंने उसकी गारंटी दी है कि भाई ये रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो अगर हमें, तो ये चूँकि अलग अलग डिपार्टमेंट है तो हर अलग अलग डिपार्टमेंट में उसके लिए अलग अलग एक फाइल बनी होगी। तो इस तरीके से काफ़ी सारी फाइलों में एक डाटा आ जाता है, तो इस अमल को हम डाटा रिडंडेंसी कहते हैं, ठीक है। और इस वजह से चूँकि हमारा डाटा काफ़ी सारे हार्ड ड्राइव्स पर पड़ा होता है तो वो सबकी स्टोरेज ले रहा होता है, इस तरीके से हमारे स्टोरेज कास्ट भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो अब हमारा एक कंसेप्ट रह गया है, वो है डाटा इनकन्सिस्टेंसी। तो ये इनकन्सिस्टेंसी कैसे आती है? तो यार इनकन्सिस्टेंसी इस तरीके से आती है कि 2 फाइलें हैं तो एक एम्प्लॉय का डेटा मुख्तलिफ भी लिख सकती हैं। मतलब इस तरह है कि अगर मैनुअल है तो इस तरीके से हुआ कि एक एम्प्लॉय ने इस तरह किया कि लोन लिया, उसने अकाउंट्स ब्रांच में जमा करा दिया, लेकिन उसने इंटीमेट नहीं किया दूसरे को, लोन डिपार्टमेंट को। तो अकाउंट ब्रांच का और दूसरे का, लोन डिपार्टमेंट और HR डिपार्टमेंट का, तीनों का जो डाटा है उसमें डिफरेंट आ जाएगी, यानी डाटा कंसिस्टेंस नहीं लेगा। अगर ऑटोमेटिक है यानी सिस्टम, ठीक है, तो ये भी हो सकता है अकाउंट ब्रांच इंटीमेट करना भूल गया, भाई इसकी पे में से हमने डिडक्ट कर लिया, इस तरीके से। यानी इस तरह के रोले रहते हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में, ठीक है। क्योंकि एक जगह कंप्यूटर में एक में सिस्टम है नहीं, तो लिहाजा अलग अलग सब ने मेंटेन किया हुआ, तो एक में क्या पता उसने लोन दे दिया, एक में ना दिया हो, इस तरीके से किसी पर उस पर इंटरेस्ट पड़ रहा हो, किसी पर ना पड़ रहा हो। तो इस तरह की इनकन्सिस्टेंसी के इशू रहते हैं, डाटा इनकन्सिस्टेंसी। और जो चौथा है वो हमारा फैक्टर, तो यानी हम जैसे कहते हैं डाटा आइसोलेशन। तो चूँकि मैंने आप लोगों को बताया था कि हर डिपार्टमेंट का अपना अपना डाटा स्टोर होता है, तो ऐसी सूरत हाल में हमें एक नया एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर एक का अपना अलग अलग डाटा अलग अलग तरीके से स्टोर किया हुआ था, ठीक है। तो जैसे कि एम्प्लॉय का जो इंफॉर्मेशन है वो HR में है, उसकी पे की है दूसरे में अकाउंट्स में है, और लोन की लोन डिपार्टमेंट में है, ठीक है। तो अगर हमें कोई इस पर एक स्टेटमेंट बनानी हो कि इसका क्या एसेट्स हैं, क्या वो कर रहा है, या कितना लोन है, क्या है, तो हमें तीनों डिपार्टमेंट से अलग अलग डेटा लेना पड़ेगा, शायद हमें ईमेल करवानी पड़े, ठीक है। तो ये इस तरह की डिटेल हमें, यानी एक एम्प्लॉय की हो तो शायद हम कर भी लें, डिपार्टमेंट नज़दीक, अगर डिपार्टमेंट बहुत दूर दूर है तो हमें इन सब के लिए डेटा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हमें कोई टूल बनाना पड़ जाए, या हमें कोई बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ जाए, हमें सेंट्रल रिपोजिटरी, यानी हम एक कहते हैं नहीं जी, HR के अलावा भी हमारा एक डिपार्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से, जो कि इन सब का वो कर रहा है, डेटा कलेक्ट कर रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डाटा सारा आइसोलेट होता है। तो जो हमारा 5वां है इंटेग्रिटी या एक्यूरेसी का प्रॉब्लम, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेटा डाटा के टॉपिक में, ठीक है, कि हमें डाटा के कुछ कंस्ट्रेंट्स रखने पड़ते हैं कि भाई इस फाइल सिस्टम में कौन सा डाटा, अभी आप क्या पता HR में कोई नालायक बच्चा बैठा हो या कोई नालायक एम्प्लॉय बैठा हो, उसने ईमेल की जगह कोई चोट दे दिया, कोई नंबर लिखने शुरू कर दिया, कुछ इस तरीके से करता रहा, तो इस तरीके से कुछ इश्यूज हो जाते हैं, तब उसने नंबर लिख दिया या कुछ इस तरीके से कर दिया। चूँकि वहाँ मेटा डाटा या उस तरह की एक कंस्ट्रेंट नहीं थी, तो उन्होंने इसको बाउंड नहीं किया कि भाई तुम क्या एंटर करो, वो कुछ कर देता है तो बाद में वो चला गया एम्प्लॉय, बाद में लोगों के लिए रोले बन जाते हैं। तो ऐसे भी हो सकता है कि किसी बंदे ने मार्क्स स्टूडेंट्स के लिखने थे, तो एक्सेल में वो उसने इस तरह किया, मार्क्स
ये न्यूमरिक की बजाय अल्फ़ाबेटिकली लिख दिया 506 या कुछ इस तरीके से, बाद में हमें कैलकुलेट करना पड़ा तो हमारे लिए मुश्किलात बन जाती हैं, भाई हम किस तरीके से करें। उसने तो इस तरह कर दिया, अल्फ़ाबेटिक में कर दिया, हालांकि उसे न्यूमरिक में डाटा करना चाहिए, तो क्योंकि इसमें इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स नहीं थे तो हमारे लिए ये रोले थे। तो इसी तरीके में आप लोगों को समझ आ जाती है कि यार मेटा डाटा क्यों इतना ज़रूरी है, ठीक है। और जो चौथा यानी चौथा नहीं छठा इशू है वो है प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी का, ठीक है। तो इसमें ऐसे होता है कि क्योंकि प्रोग्राम इस तरह है कि फाइलों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो प्रोग्राम ही इन फाइल्स को अपडेट और मेंटेन करता है, ठीक है। तो चूँकि हमारा फाइल फॉर्मेट एक किस्म का, तो उसके हिसाब से डाटा बनाया जाता है, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता हम फाइल का फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम भी हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मैंने ऐसे किया, मेटा डाटा चेंज कर दिया, ठीक है, एक फाइल में अंदर, तो मुझे वो प्रोग्राम भी चेंज करना पड़ेगा, बल्कि मुझे इसके लिए काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बल्कि मुझे काफ़ी सारी पेमेंट करनी पड़ेगी प्रोग्रामर को, भाई हमें नया टूल बना के दें। मतलब फ़ोन नंबर था पहले, मैंने 32355 या कुछ इस तरीके से सेव किए हुए थे, लेकिन अब इस तरह हुआ है कि वो कहते हैं नहीं भाई साथ कंट्री कोड भी लिखना है, तो जब मैंने उसके लिए मेटा डेटा चेंज करूंगा तो फिर मुझे उसके लिए प्रोग्राम भी चेंज करना पड़ेगा, प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी की वजह से मुझे प्रोग्राम नया डेवलप कराना पड़ेगा, उस पर मुझे एडिशनल पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो डेटाबेस में तो ये चक्कर नहीं होता। तो अब जो रोला है वो है एटॉमिसिटी का, ठीक है। एटॉमिसिटी क्या होती है, ये भाई दो एक ऑपरेशन होता है किसी भी चीज़ पर कर रहे होते हैं, उस पर दो डिफरेंट स्टेप होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मतलब मैंने अकाउंट ब्रांच से मैं लोन जमा कराया, ठीक है, तो वो अकाउंट ब्रांच में मेरे ना सिर्फ मेरे अकाउंट से पैसे माइनस होंगे, बल्कि मेरा जो लोन है उसमें +1000 होगा, यानी मेरे यानी शो होगा कि भाई इसने लोन जो जमा कराया है तो वो मेरे उधर से यानी माइनस होगा। ऐसे नहीं होगा कि अकाउंट ब्रांच में मैंने इंस्टॉलमेंट जमा करा दिया तो उधर लोन लोन ब्रांच में मेरा इंस्टॉलमेंट जमा ही नहीं हुई। तो एटॉमिसिटी का रोले रहते हैं कि फाइल सिस्टम में आपको मैनुअली कराना पड़ता है, तो कभी कभार ऐसे मसाइल हो जाते हैं, ठीक है। मतलब एक सिस्टम था वो काम कर रहा था, ठीक है, इस तरह का, ठीक है, वो उसने मेल सेंड करनी थी, भाई इसका डाटा मेरे पास यानी होगी है, उसके क्या नाम है पेमेंट होगी है, लेकिन उस दरमियान सिस्टम फेल हो जाता है, तो जो डाटा उस टाइम काम कर रहा था वो भी लॉस हो सकता है, मेरा जो 1000 है वो तो बढ़ गया यानी ज़ाया हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे रोले हो जाते हैं, ठीक है। तो एटॉमिसिटी के रोले होते हैं, तो इसके लिए एक प्रोसीजर है या एक टर्म यूज़ होती है ट्रांजैक्शन की, ठीक है। हम एटीएम में ट्रांजैक्शन करते हैं, ये नहीं है कि एटीएम में हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं दरमियान में लिंक डाउन हो गया, कहे जी भाई आपके यानी मैंने वहाँ पेमेंट का इंटर कर दी थी 10,000, तो वो उधर से उसने निकालने थे, लेकिन दरमियान में से लिंक डाउन हो गया या कुछ और इशू हो गया, कोई और रोला हो गया, तो वो कहे भाई नहीं आपकी तो पेमेंट हो गई है, तो ऐसा नहीं होता। तो ऐसी तरीके से ट्रांजैक्शन का रूल अमल करता है, या उस ट्रांजैक्शन में ये होता है कि या तो इस तरह करे कि 10,000 मुझे दे फिर उस अकाउंट में से माइनस करे, अगर 10,000 मुझे नहीं देता तो वो ना माइनस करे। तो ये इस तरह के मसाइल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में रहते हैं, यानी हमारे पास इस तरह ट्रांजैक्शन का कंसेप्ट नहीं होता फाइल सिस्टम में। और जो अगला रोल है वो है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का, वो है सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स का। तो इसमें कोई सिक्योरिटी का मैकेनिज़्म नहीं होता, क्योंकि इसमें डेटा पर सिक्योरिटी नहीं लग सकती। तो इसमें क्योंकि डिफरेंट यूज़र को डिफरेंट टाइप का डेटा एक्सेस करना होता है, मतलब एक डेटा एंट्री इस तरह करता है कि डेटा एंटर करता है, ठीक है, और वो उसी के पास ही ऑप्शन होता है कि वो डेटा डिलीट भी कर सकता है। इस तरह के भी रोले होते हैं, हर कोई एक्सेस कर सकता है, क्योंकि इसमें तो कोई इतना यानी उस तरह की सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती फलाना ये डाटा ना एक्सेस कर, जिसके सामने पहले चढ़ के वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह का हमारा कोई ये रूल नहीं है कि भाई फलाना बंदा ये डाटा एक्सेस नहीं कर सकता। और जो लास्ट इसका डिसएडवांटेज है वो है मेंटेनेंस का, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि प्रोग्राम जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है वो काफ़ी मुश्किल है मेंटेन करने से, और ज़्यादातर जो मेंटेनेंस का बजट होता है वो इसी के ऊपर स्पेंड हो जाता है। तो नए अगर प्रोग्राम बनाने पड़ जाए तो और ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है और हमें काफ़ी पैसा
इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, लेकिन अगर डेटाबेसेस हों तो ये इशू नहीं होते। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डेटाबेसेस की बात करेंगे। तो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।